नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहला आर्टिकल ब्रेन ड्रेन से संबंधित, एक हिंदू का ये आर्टिकल, इसके अलावा दूसरे न्यूज़पेपर्स के 2-3 आर्टिकल, सबको कंबाइन करके हम ये ब्रेन ड्रेन वाला जो इशू है ना, डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित, और तीसरा यहाँ पे ओस्पा से संबंधित। देखो, वैसे ये इंडिया रशिया का आर्टिकल यहाँ पे है, लेकिन कल जो पुतिन भारत की यात्रा पर आए ना, उसके आउटकम से संबंधित पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर। तो अभी इंडिया रशिया के आर्टिकल्स आएंगे जिसको हम फिर डिस्कस करेंगे। कल या परसों में शायद और आर्टिकल्स आएंगे, या फिर दूसरे न्यूज़पेपर से जो अच्छे आर्टिकल्स हैं उनको हम ये मिला के डिस्कस करेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस का इशू। आज कोर्ट के बजाय एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, आज के समय में जो सोसाइटी में वैल्यूज़ का, मोरालिटी का डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, वैल्यूज़ का पतन देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं? ऐसा क्वेश्चन एथिक्स में यूपीएससी पूछ सकती है, पूछा भी है पास्ट में। तो आप बताइए कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं? देखो, कुछ तो रीजंस इस प्रकार से हैं, जैसे कि सिलेबस, K-12 जो सिलेबस है ना, उसमें वैल्यूज़ के बजाय, करैक्टर के बजाय फैक्ट्स पे फोकस है, चीज़ों को याद करने पर फोकस है। तो सिलेबस में भी काफ़ी गिरावट आई है। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने एथिक्स पे फोकस करते हुए अलग से एक सब्जेक्ट ऐड किया है स्कूलिंग में। ये अच्छी चीज़ है, ये एग्जांपल आप दे सकते हो। और दूसरे कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं? मटेरियलिज्म पे काफ़ी फोकस है आज के समय में। कैपिटलिज्म के युग में देखो, प्रोडक्ट्स को बार बार इस प्रकार से दिखाया जाता है, जैसे आईफोन के नए नए एडिशन, लोगों का जो ज़्यादा फोकस है ना इन प्रोडक्ट्स पे हो जाता है। और तीसरा, फैमिली सिस्टम कमज़ोर हुआ है। जॉइंट फैमिलीज़ का पहले चलन हुआ करता था, तो वैल्यूज़ जो हैं वो दादा दादी से, नाना नानी से बच्चों में आती थी। लेकिन आज के समय में फैमिली सिस्टम कमज़ोर हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन ज़्यादा है, बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा चिपके रहते हैं, इवन माँ बाप के साथ भी नहीं बैठते ज़्यादा। तो कैसे वैल्यूज़ आगे पेरेंट्स से बच्चों में इनकलकेट होंगी, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे वैल्यूज़ कैसे बच्चों में आएंगी? नेक्स्ट रीज़न आप आर्ट एंड एंटरटेनमेंट का दे सकते हो। जैसे देखो, आज के समय में मूवीज़ बनती हैं, कोई जो एक्टर है वो चोरी चकारी करता है मूवीज़ में, उसको कैसे ग्लोरीफाई किया जाता है। सोसाइटी का देखो बहुत फ़र्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है मैं मिजोरम में गया था, आइजोल में। वहाँ पे जो सोसाइटी है ना, बहुत ज़्यादा रूल बाउंड सोसाइटी है। मतलब यहाँ पे अपने देखो मास्क नहीं लगाते लोग ज़्यादा, इतना बार बार अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद। वहाँ पे ना हर एक पर्सन ने मास्क लगा रखा, लिटरली हर एक बंदे ने, मतलब कोई भी हो वहाँ पे। और इतने ज़्यादा रूल बाउंड, यहाँ पे बार बार आपको ट्रैफिक में हॉर्न बजाने की आवाज़ सुनाई देंगी, वहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजाता। या आप सर्च कीजिएगा कि जो मिजो सोसाइटी है ना, बहुत ज़्यादा रूल को फॉलो करने वाली सोसाइटी है। ऑनेस्टी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे लोगों में। ये चीज़ देखो एक दिन में तो आई नहीं, ये चीज़ शुरू से ही मिजो सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनमें इनकलकेट की गई है पेरेंट्स के द्वारा, बड़ों के द्वारा। लेकिन हमारे देश में मूवीज़ में, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ों का ग्लोरिफिकेशन होता है, वही बच्चे सीखते हैं। देखो, हमें एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है। पाकिस्तान की घटना आपको पता है, अभी तक उस पर आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान में किस प्रकार से श्रीलंका के एक सिटीजन को मार दिया ब्लास्फेमी के आरोप में। मतलब आरोप ये था कि कुरान के कुछ वर्ड्स थे, वो वहाँ पे मशीनों पर स्टिकर लगा हुआ था। तो जो श्रीलंका का मैनेजर पाकिस्तान में काम कर रहा था, उसने बोला कि आप ये स्टिकर्स हटा लीजिए। तो इसे ब्लास्फेमी करार दिया लोकल लोगों ने। सियालकोट की घटना है पाकिस्तान की, और उस श्रीलंका के सिटीजन को जिंदा जला दिया गया। पहले मारा गया, फिर जिंदा जला दिया गया। तो वहाँ पे देखो, पाकिस्तान में ना रेडिकलिज्म बहुत ज़्यादा आ चुका है। पाकिस्तान की जो सोसाइटी, वहाँ पे एक बड़ी डिबेट चल रही है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म, इतना ज़्यादा रेडिकलिज्म, वहाँ पे स्कूलों में बच्चों को यही सिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये हमारे हाथ में है, सरकार के हाथ में है कि हम किस प्रकार की सोसाइटी बनना चाहते हैं। जैसा आप बच्चों को सिखाओगे वैसे ही हमारी सोसाइटी बनेगी। तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्रेन ड्रेन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो खबर आई कि जैक डोर्सी के इस्तीफा देने के बाद पराग अग्रवाल, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है, वो ट्विटर के नए सीईओ होंगे। इसके बाद तो देखो देश में एक डिबेट सी स्टार्ट हो गई
क्या ये इंडियंस के लिए खुश होने वाली खबर है या फिर दुखी होने वाली खबर है? आपके मन में आया होगा, अरे दुखी होने वाली क्या बात है, भारतीय मूल का बंदा है, पराग अग्रवाल ट्विटर का सीईओ बना है, बल्कि अच्छी तो बात है ना। देखो, दुखी होने वाली चीज़ इसलिए है, पराग अग्रवाल जो भारतीय थे, आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई प्राप्त की, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए चले गए यूएस में और वहीं पर जॉब लेके सेटल डाउन हो गए। अगर वो भारत में रह के काम करते तो यहाँ पे किसी कंपनी में कंट्रीब्यूट करते, यहाँ पे जॉब्स जनरेट होती, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती, देश की इकोनॉमी ग्रो होती, देश की जीडीपी ग्रो होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया उससे देखो यूएस की इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा नहीं हुआ। आज के समय में ना सिर्फ पराग अग्रवाल, आप देखिए कितनी सारी यूएसए की लीडिंग कंपनीज हैं जिनके सीईओज भारतीय हैं। इंदिरा नुई, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा, 3-4 नाम आप याद रख सकते हो आंसर्स में लिखने के लिए, ताकि एग्जाम्पल दिया जा सके। तो ये सारे लोग अगर भारत में रह के काम करते तो आपको भी पता है कितना ज़्यादा फायदा भारत को होता। तो ये तो ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन की टेक्निकल डेफिनेशन अगर आपको आंसर में लिखनी हो ना, जब देखो अंडर डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री कहें, पुअर कंट्री कहें, उनकी स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल देखो कुछ भी हो सकता है, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नोक्रेट, ये सब स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल के एग्जाम्पल हैं। तो गरीब देशों की स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल जब फ्लाई कर जाती है डेवलप कंट्रीज में काम करने के लिए और वहीं पर सेटल डाउन हो जाती है, उन्हीं की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, तो ये गरीब देशों के लिए हुआ ब्रेन ड्रेन। मतलब उनका जो ब्रेन था वो ड्रेन हो गया, जो अब कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलप कंट्रीज के लिए। हमारे देश में देखो ब्रेन ड्रेन का जो फेनोमेनन है ना, नया नहीं है, बहुत पुराना है। वैसे तो जो ये स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल डेवलप कंट्रीज में जाती है ना, उसके पीछे सिंपल रीजंस ये होते हैं कि अच्छी हायर एजुकेशन के लिए, जैसे ये पराग अग्रवाल थे, ये अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते थे तो यूएसए चले गए। कुछ लोग अच्छी जॉब के लिए जाते हैं, कुछ अच्छे वेजेस के लिए जाते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जाते हैं। बट इंडिया की स्टोरी की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो आपको पता है उस समय सरकार ने सोचा कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के रास्ते पर चलते हैं, तो सब कुछ पीएसयू था। प्राइवेट कंपनीज इतनी ग्रो नहीं हो उसकी आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट सरकार के हाथ में था, पीएसयूज का बोलबाला था। अब प्राइवेट कंपनीज अगर देखो ग्रो नहीं हो उसकी, तो वो इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ जो पोस्ट थी ना, ये जो अपनी आईएएस आईपीएस वाली पोस्ट हैं, ज़्यादातर तो इसी के लिए लोग वाई करते थे, मतलब इसी के पीछे भागते थे। लेकिन ये पोस्ट तो आपको पता है हमेशा से लिमिटेड रही हैं। तो बाकी टैलेंट कहाँ जाए? या तो इंडिया में रह के ही आप कुछ स्टार्ट कीजिए, लेकिन शुरुआत में आपको पता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया में अच्छा नहीं होता था, रेड टेपिज्म इतना ज़्यादा था, काम करना बहुत मुश्किल। तो ऐसे लोग फिर चले जाते थे यूरोप में, यूएसए में, जहाँ पे उनको अपार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती। अब आप सोच के देखिए, यूएसए जैसा देश जहाँ पे इवन माइग्रेंट्स भी इतना ऊपर पहुंच पाते हैं, ये सारे जो सीईओज हैं ना, ये माइग्रेंट्स ही तो हैं इंडिया के, ये इतना ऊपर पहुंच पाते हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा ना यूएसए में। मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती होंगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, तभी तो इंडियंस इतना ऊपर पहुंच पाते हैं। नहीं तो आप इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में फॉरेनर इतना ऊपर नहीं पहुंच पाते, इवन जो गरीब लोग हैं वो भी बहुत ऊपर नहीं पहुंच पाते। एलिटिज्म, नेपोटिज्म, ये हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होता है। चलो छोड़िए, ये अलग मुद्दा है डिबेट का। बात ये है, आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में ऐसा इकोसिस्टम नहीं बन सका कि हमारे देश में जो टैलेंट है, जो बेस्ट ब्रेन है, उनको देश में आगे बढ़ने का मौका मिले। चलो ये तो हमने जो एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, ये टेक्नोक्रेट्स हैं। आप दूसरी फील्ड्स में देख लीजिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे ऐसे यूएसए के जो बेस्ट ब्रेन हैं, उसमें से भारतीय मूल के बहुत सारे हैं जिन्होंने वहाँ पर जाके नोबेल प्राइज़ भी जीते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लीजिए, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, गोपीनाथ जो अभी लेडी हैं आईएमएफ की टॉप पोस्ट पर हैं। ये सब जाते हैं क्योंकि इंडिया में हायर एजुकेशन के अच्छे एवेन्यूज़ भी तो नहीं है ना। सरकार बहुत कम पैसा खर्च करती है हायर एजुकेशन पे, ऑलमोस्ट 0.7% ऑफ जीडीपी। तो आईआईटी से पास आउट होने के बाद या फिर अच्छे मेडिकल कॉलेजेस या फिर साइंस कॉलेजेस से पास आउट होने के बाद उन्हें लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंडिया में कुछ अच्छा नहीं है,
अच्छा है जैसे IISc, तो फिर पोस्ट लिमिटेड है, इसलिए यूएसए में जाते हैं। यूएसए में जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, MIT, स्टैनफोर्ड, ये बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर लेती हैं। उसके बाद वेजेस की बात आप कर लीजिए। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस से पास आउट स्टूडेंट्स को लगता है कि इंडिया में काम करेंगे तो वेजेस अच्छे नहीं मिलेंगे, यूएसए में ग्रोथ अच्छा होगा, वहाँ पे वेजेस अच्छे मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सोशल सिक्योरिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। अब देखो, दुख की बात चलो मान लिया ये तो है ही, अगर ये सारे लोग इंडिया में रह के काम करते तो इंडिया को न जाने कितना फ़ायदा होता, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में पैदा होती, कितनी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट इतनी इंडिया में आती। बट देखो बात ये भी है ना, IITs जैसे जो कॉलेजेस हैं वो तो सब्सिडाइज्ड है ना, इतनी कम फीस लगती है, तो हमने उन स्टूडेंट्स में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो देश छोड़ के चले गए, ये भी एक दुख की बात है। तो अब आप बताओ, क्या ये सारे आर्गुमेंट्स जानने के बाद अभी भी आप खुश होंगे या फिर दुखी होंगे? बताओ क्या फीलिंग्स आपके मन में आई होगी। देखो अभी थोड़े दूसरे एस्पेक्ट्स बाकी हैं, वो आपको बताता हूँ। देखो, जो ये सारे इंडियंस जाते हैं ना दूसरे देशों में काम करने के लिए, वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, ये बाद में इन्वेस्ट भी तो करते हैं ना इंडिया में। ऐसे जो माइग्रेंट्स हैं ना, ज़्यादातर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में करते हैं, और इसके अलावा वो वहाँ पे जाके इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी स्प्रेड करते हैं। अब जैसे ये सारे लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं तो इंडिया का कल्चर पूरे वर्ल्ड को जानने को मिलता है। इलोन मस्क जो टेस्ला के हेड हैं, उन्होंने भी इंडियंस के टैलेंट की तारीफ़ की। इसके साथ साथ ऐसे भारतीय देखो, भारत में रेमिटेंस भी तो भेजते हैं ना, वहाँ से पैसा भेजते हैं इंडिया में अपनी फैमिली वालों को, तो ये सारे फ़ायदे भी होते हैं। इवन बहुत बार ब्रेन सर्कुलेशन भी होता है। ब्रेन सर्कुलेशन जैसे देखो, कोई पर्सन है, IIT से पास आउट हुआ, यूएसए में गया, बहुत सालों तक काम किया यूएसए में, वापस इंडिया में लौटा, टेक्नोलॉजी लेकर आया, अब इंडिया में स्टार्टअप इस्टेब्लिश किया। जैसे स्वदेश मूवी का एग्जांपल आपने देखा, SR के वापस लौटते हैं इंडिया में। उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कुछ साल तक यूएसए में काम करते हैं, वापस इंडिया में आते हैं। जैसे ये देख लीजिए आपने, जिन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया था, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, ये पहले अमेजोन में काम करते थे यूएसए में, इंडिया में आके इन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया। तो ये है ब्रेन सर्कुलेशन, मतलब ब्रेन पहले गया यूएस में, वापस आया इंडिया में, और यहाँ पे फिर अपना स्टार्टअप इस्टेब्लिश किया। नायका के जो फाउंडर हैं फाल्गुनी नैयर, उन्होंने भी फॉरेन में काम किया था, वापस इंडिया में लौटी और इंडिया में स्टार्टअप इस्टेब्लिश किया नायका, जो अब जिनकी हाल ही में लिस्टिंग हुई थी। कहने का मतलब है कि फ़ायदे भी हैं इसके। लेकिन देखो, ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ पता क्या है? वेल्थ ड्रेन। वेल्थ ड्रेन मतलब बहुत सारे इंडिया के जो अरबपति करोड़पति हैं ना, वो इंडिया से पैसे ले जाके दूसरे देशों में इन्वेस्ट करते हैं। एक मैंने पढ़ी थी स्टेटमेंट, अभी याद तो नहीं है, मैं ट्वीट उस पर टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगा। कुछ ऐसा फिगर था कि पिछले कुछ सालों में इतने सारी जो वेल्थ है वो इंडिया से ड्रेन हुई है, मतलब इंडिया के जो रिच लोग हैं ना, वो पैसा इंडिया से बाहर ले गए हैं और उन्होंने दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया है। ये ज़्यादा नुकसानदायक है इंडिया के लिए। वेल्थ ड्रेन मतलब वो वेल्थ इंडिया में इन्वेस्ट होती तो इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती, इंडिया में जॉब जनरेट होती, लेकिन वो वेल्थ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं हुई, इंडिया से चली गई दूसरे देश में, इंडिया की वेल्थ थी। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में कहा जा सकता है, अभी ना एक आर्टिकल लिखा था, IIT ग्रेजुएट हैं बॉम्बे से शेषाद्री कुमार, इन्होंने M.Tech और PhD यूएसए से किया और वापस इंडिया में लौटा, वापस इंडिया में ये लौटे काम करने के लिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मैं क्यों खुश हूँ, पराग अग्रवाल CEO बने हैं ट्विटर के, मेरे लिए इसमें खुश होने का है क्या? हमें सीखना चाहिए चाइना से। चाइना के जो CEOs हैं ना, अलीबाबा, टेंसेंट, दीदी, जियोमी, ग्रेट वाल मोटर्स, हुवई, जेटी, फॉक्सकॉन, ये कंपनीज चाइना में इस्टेब्लिश हुई। आज के समय में ये कंपनीज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में हैं। ये सारे लोग, पराग अग्रवाल जैसे, अगर इनको इंडिया में काम करने का मौका मिलता तो शायद ऐसी ऐसी कंपनीज आज के समय में इंडिया में भी खड़ी होती। तो मैं, ये शेषाद्री कुमार कहते हैं, मैं यूएसए की इकोनॉमी को जो फायदा हो रहा है तो उसमें मैं खुश नहीं होऊंगा। जब मेरे देश में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनेंगी और उनको इंडियंस लीड करेंगे और वो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज होंगी, तब जाके मैं खुश होऊंगा, तब जाके मैं पार्टी करूंगा। ऐसी बात इन्होंने बोली, जो मतलब अच्छी बात है वैसे।
तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ब्रेन ड्रेन से संबंधित। चलते हैं आगे। ऐसे आ सकता है इस बार शायद ब्रेन ड्रेन के बारे में, तो सारा जो आर्टिकल है ना, अच्छा आर्टिकल था ये। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशरी की फंक्शनिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब हमारे देश के संविधान बनने की डिबेट चल रही थी ना कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, तब एक प्रपोजल आया कि जब भी स्टेट के द्वारा इंडिविजुअल्स का यानी सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना, तो उस केस को जुडिशरी 1 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करे, उसका वर्डिक्ट आना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ प्रपोजल था। फाइनल जब संविधान बना तो उसमें इस प्रोविजन को जगह नहीं मिल सकी। बट देखो, इस प्रपोजल के हक में जो लोग थे ना, उनका ये कहना था, देखो स्टेट के पास ना बहुत सारी पावर होती है, इंडिविजुअल बेचारा लड़ नहीं सकता स्टेट से। अब सरकार के पास तो इतने हथकंडे होते हैं, आपको कहीं भी फंसा दे। तो इसीलिए ये सोचा गया था कि जुडिशरी का इसमें देखो अहम रोल होगा। जुडिशरी इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी स्टेट के अगेंस्ट। इसके बाद राइटर कहते हैं, अगर देखो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है और कई महीनों तक, कई सालों तक जुडिशरी कुछ भी नहीं कर पाती, तो इसका मतलब संविधान तो इनइफेक्टिव हो गया ना, क्योंकि जुडिशरी का काम था कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाना। लेकिन केस जो है वो पेंडिंग है, महीनों महीना, सालों साल वो केस पेंडिंग है। तो वो वाली बात हो गई ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यही बात संविधान के वायलेशन पर भी लागू होती है। जैसे देखो, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इलेक्शन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, जिसमें सरकार की जो पावर है उस पर क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। कोर्ट को ना ये क्वेश्चंस जल्द से जल्द एड्रेस करने चाहिए। अगर कोर्ट ऐसा नहीं करती है, जुडिशरी ऐसा नहीं करती है, तो मतलब सरकार बेलगाम है, सरकार मर्जी चाहे कुछ कर सकती है, सरकार चाहे तो संविधान को वायलेट कर सकती है, सरकार चाहे तो जो सिटीजन के राइट्स हैं वो उनसे छीन सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, क्योंकि जुडिशरी तो कुछ कर नहीं रही है, जुडिशरी के पास केस तो पेंडिंग है। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे वाली चीज़ है। अब राइटर एग्जाम्पल्स देते हैं आगे। जैसे देखो, 2019 में कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया था ना, अब देखो ये सही है गलत है, उस डिबेट में हम नहीं जा रहे हैं। राइटर कहते हैं, कम से कम देखो इतना इंपॉर्टेंट मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई तो स्टार्ट करनी चाहिए ना। अब ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स होने वाले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई तक स्टार्ट नहीं की है। मतलब कैसे काम चलेगा? डिसीजन कुछ भी आए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी उससे सिटीजन्स कम से कम एंगेज तो कर सकें ना, उसको क्रिटिसाइज कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें। ये तो कम से कम सिटीजन्स का हक है। लेकिन नहीं, इसे काफ़ी हल्के में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखो, ये कश्मीर से संबंधित केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एड्रेस होने हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब कश्मीर में स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर में जब स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया ना, तो उसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी सत्ता में, प्रेसिडेंट रूल था। तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था आर्टिकल 356 के तहत। तब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया। तो क्या ऐसा मुमकिन है जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हो और उस स्टेट में परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज करना, क्या ये पॉसिबल है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस होना है सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है। क्योंकि देखो, हमारे देश में इतिहास ऐसा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल करती आई है। तो अगर ये जम्मू एंड कश्मीर वाला मामला सही साबित हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, तो कल को किसी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है, और स्टेट में भी ऐसा हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 3 है संविधान का, जिसमें कहा है स्टेट बाउंड्रीज जो हैं वो चेंज की जा सकती हैं। पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि स्टेट असेंबली को रेजुलेशन भेजा जाता है। लेकिन देखो, इस केस में क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को ना सिर्फ 2 टुकड़ों में बांटा गया, बल्कि यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया, स्टेट का दर्जा छीन लिया गया। और तब, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट सत्ता में नहीं थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन फेडरलिज्म से संबंधित, जिसको एड्रेस करना है। क्योंकि देखो, अगर ये सही है तो मतलब इंडिया फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनियन ऑफ टेरिटरीज हैं, जो कि आर्टिकल 1 में बोला जाता है। फिर तो सारे जो स्टेट्स हैं ना, वो पार्लियामेंट की दया पर निर्भर हैं।
कब पार्लियामेंट किसी स्टेट को यूटी में तब्दील कर दे, समझ रहे हो। तो एक तो ये केस है। उसके बाद दूसरा केस राइटर बोलते हैं ये जो केस है ना 2.5 साल से पेंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाग नहीं रहा है। इसके बाद दूसरा केस कौन सा पेंडिंग है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से संबंधित। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, आपको पता है, जिसकी सहायता से आप डोनेशन दे सकते हो। सरकार ने कहा था कि पता नहीं लगेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को किससे डोनेशन मिला है, लेकिन ये इशू हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ना, ये सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के हित में काम करते हैं, मतलब रूलिंग पार्टी को फायदा होता है। वो चाहे तो ये पता लगा सकते हैं कि ओपोजिशन को किसने डोनेट किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, लेकिन ओपोजिशन को पता नहीं लगता। तो पिछले 4 साल से ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो केस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर ही नहीं रही है, और अब तो 5 साल हो जाएंगे। पिछले 4-5 सालों में न जाने कितना डोनेशन रूलिंग पार्टी को मिला है, कितने इलेक्शंस हो चुके हैं, मतलब जो डोनेशन मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, उससे इलेक्शन की जो आउटकम है वो भी प्रभावित हुई होगी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस इंपॉर्टेंट मामले पर अभी तक सुनवाई नहीं की है। इसके बाद एक और एग्जांपल देते हैं राइटर। 2013 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के बारे में कहा था, ये बॉडी जो है वो किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंतर्गत इस्टेब्लिश नहीं हुई है। इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय स्टे लगा दिया इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद से अभी तक सीबीआई जो है वो फंक्शन करती जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई नहीं की है। नेक्स्ट एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का है। उसके बाद एग्जांपल अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 43D5 से संबंधित है। इस सेक्शन के तहत ना कोई भी पर्सन अगर इस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है ना, उसको बेल मिलना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है उसको बेल मिलना। लेकिन बावजूद इसके ये जो सेक्शन है ना, बहुत बार सरकारें लगाती हैं हमारे देश में सिटीजन्स के अगेंस्ट। तो ये सिविल राइट्स का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन इंपॉर्टेंट मामलों पर सुनवाई नहीं कर रही है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो कोर्ट का जो इनेक्शन है ना, उससे हमारा जो संविधान की वैल्यूज़ हैं वो नष्ट हो रही हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन बावजूद इसके जुडिशरी इन इंपॉर्टेंट मामलों पर कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस कौन सी बेंच के पास जाएगा, क्या किस केस के लिए बड़ी बेंच जो है वो गठित करनी चाहिए। पहले वाले जो 3 चीफ जस्टिस थे उनका मतलब क्रिटिसिज्म होता था कि वो सीरियस नहीं है, लेकिन अभी वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस रमन्ना, वो भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं इस मामलों के बारे में। वो बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जरूरी है, लेकिन फिर भी आप ये सब केसेस नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब जुडिशरी शायद इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर रूल ऑफ लॉ रहा कहाँ, ये क्वेश्चन राइटर उठाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, नागालैंड में एक दुखद घटना सामने आई। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। घटना देखो ये है, आर्मी को कुछ मिलिटेंट्स के मूवमेंट की क्रेडिबल इनपुट थी। तो कोल माइनिंग में कुछ वर्कर काम कर रहे थे नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट में, वो एक पिकअप वैन में वापस लौट रहे थे। तो आर्मी ने इशारा किया वैन को रुकने का, लेकिन वो वैन रुकी नहीं, आगे चली गई। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये लगा कि जैसे उसी पिकअप वैन में मिलिटेंट्स हैं, तो फायर ओपन कर दिया गया। इस घटना में 6 सिविलियंस की जान चली गई। उसके बाद लोकल विलेज के जो लोग हैं इकट्ठा हुए प्रोटेस्ट करने के लिए, तो फिर से फायरिंग करनी पड़ी ऑफिशियल्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें 8 सिविलियंस की जान चली गई, 1 जवान की जान चली गई। तो मतलब इस प्रकार से 15-16 लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग 1 आर्मी जवान। काफ़ी दुखद घटना थी ये। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो इस घटना के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी ओस्पा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस एक्ट के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर मिलती है कि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फायर ओपन कर सकते हैं, फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखो ओस्पा जो है नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ पर लागू है, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का वो एरिया जो असम के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पे भी 8 पुलिस स्टेशंस में ओस्पा लागू है।
तो इस घटना के बाद मेघालय के जो सीएम हैं कोनराड संगमा और नागालैंड के सीएम दोनों ने ये मांग की कि जो नॉर्थ ईस्ट से जो ओस्पा है इसे पूरी तरह से हटा लिया जाए। राइटर इस आर्टिकल में ये कहते हैं, देखो ये जो ऑपरेशन था ना, इसमें काफ़ी कमियां हैं। इवन ओस्पा के तहत जो पावर मिली है ना सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसमें भी ये प्रोविज़न है कि आप वार्निंग देने के बाद ही फायर कर सकते हो, लेकिन जब वो पिकअप वैन नहीं रुकी तो फायर ओपन कर दिया गया, वार्निंग नहीं दी गई। गवर्नमेंट ने वैसे कहा है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस पूरी घटना की जांच करेगी, बट देखो इस घटना के बाद सरकार को अब फिर से ओस्पा पर विचार करना होगा। क्या ओस्पा का जो इस्तेमाल किया जाता है नॉर्थ ईस्ट में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, क्या अब इसकी आवश्यकता है? क्योंकि देखो ये जो घटना हुई है ना, इससे नॉर्थ ईस्ट के लोग में नाराज़गी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी वैसे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब जितना आज़ादी के बाद शुरुआती ईयर्स में थी, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ना, ये और ज़्यादा लोगों को एलिनेट करती हैं, और ज़्यादा लोग हथियार उठाते हैं। ऑलरेडी आपको पता है नागा पीस टॉक्स चल रही हैं, सरकार की बातचीत चल रही है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम इसक मुइवा फैक्शन के साथ और 7 नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ, ताकि नागालैंड में इंसर्जेंसी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके और कोई ना कोई फाइनल सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन देखो ये जो घटना हुई है ना, इसके वजह से शायद इस पीस टॉक्स में कुछ समय के लिए ब्रेक लगे, ऐसा सामने आ सकता है। तो होना ये चाहिए सरकार जेन्युइनली दुख प्रकट करे, जो कुछ भी हुआ, जो विक्टिम्स हैं उनको प्रॉपर कंपनसेशन दी जाए और जो भी दोषी हैं उनको सज़ा मिले, ताकि जो विश्वास है नागालैंड के लोगों में वो फिर से कायम हो सके और एलिनेशन ना बढ़े इस घटना की वजह से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नागालैंड में ओस्पा से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।